हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हरियाणा के जनवरी 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हेली हब के बारे में है जो कि जल्द ही हरियाणा में सेटअप किया जाएगा। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, इनके द्वारा ये कहा गया कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेली हब हरियाणा में जो डेवलप होगा वो जल्द ही किया जाएगा। आपको बताना है कि हरियाणा के किस प्लेस में या किस डिस्ट्रिक्ट में इस हेली हब को डेवलप किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है, इसको सेटअप किया जाएगा गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में इसको सेटअप किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हेली हब जो है इसमें डिफरेंट एविएशन फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि हेलीपोर्ट हो गए, रिपेयर्स हो गई, कुछ उससे रिलेटेड सर्विसेज हो गई, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स एक ही प्लेस पे यहाँ अवेलेबल हो पाएंगे। इससे गुरुग्राम का जो ग्रोथ है एज एन इंडस्ट्रियल हब वो और भी ज्यादा हो पाएगा। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है वो हिसार में बनाया जा रहा है, और बहुत सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट सेक्टर में या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो एयर से रिलेटेड है उसके रिलेटेड हरियाणा गवर्नमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर होस्टिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। फेब 22 में जो खेलो इंडिया की गेम है वो हरियाणा के द्वारा होस्ट की जाएंगी। आपको बताना है कि पूरे कंट्री में से कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें इन डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। आंसर है 12,000। 12,000 प्लेयर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। ऑल अक्रॉस द कंट्रीज ये पार्टिसिपेट करेंगे। हरियाणा एज अ स्पोर्ट हब खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये बहुत अच्छा एक पैंतरा साबित हो सकती हैं, जिससे हरियाणा गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मिल सकता है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं हरियाणा के, उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स पे, इवन ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल्स पाए हैं, और सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही हैं जिन्होंने की ज़्यादा मेडल जो है वो कंट्री में गेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा लैंड पूलिंग जो है उसको एडवोकेट किया गया, यानी कि फेवर किया गया। किस स्कीम के अंडर लैंड पूलिंग को फेवर किया गया है इनके द्वारा, ये आपको बताना है। और इसके तहत होगा क्या, जो रूरल पॉपुलेशन है जिनके पास अपना लैंड है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएंगे, और विलेज का इन्हांसमेंट हो पाएगा, वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगी अगर लैंड पूलिंग जो है उस जगह होती है। और किस स्कीम के तहत ये एडवोकेट हुई है ये आपको बताना है। तो आंसर है पद्मा स्कीम। यानी कि इन्होंने ये कहा कि पद्मा जो स्कीम है लैंड पूलिंग, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल पॉपुलेशन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उभर के सामने आई। 50 एकड़ का जो लैंड है वो पिक किया जाएगा हर एक ब्लॉक में से, फिर वहां पे लैंड पूलिंग की जाएगी। यानी कि लैंड जो है वो जगह जगह से किराए पे लेके, जैसे कार पूलिंग होती है ना, एक ही बहुत सारे जने एक कार में बैठते हैं पूलिंग के तहत, जिससे कि हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेम इसी मैनर में लैंड पूलिंग होगी, और इसके तहत प्रॉपर एमएसएमई सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है, एक इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, छोटा सा एक मतलब हब बनाया जा सकता है पद्मा स्कीम के तहत। इससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आखिरकार जिन्होंने लैंड पूल किया है लोकल विलेजर्स उन्हीं को होंगे। इन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया है और कहा है कि इस क्लस्टर में ऐसे लैंड पूलिंग से जो क्लस्टर बनेगा 50 एकड़ का, उसमें हम हर फैसिलिटी दे सकते हैं जिससे विलेज की ग्रोथ ज्यादा हो पाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देना, वाटर की फैसिलिटी, रोड, कॉमन सर्विस सेंटर बनाना, वो इस लैंड पूलिंग के लैंड से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा कितने करोड़ का फाइन 308 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे लगाया गया है। इसमें कुछ स्टोन क्रशर्स हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो कि इलीगल मैनर में पिछले 2 साल से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे। आंसर है 40 करोड़ रुपीस का फाइन जो है वो लगाया गया है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इंटरवीन किया गया, और उस इंटरवेंशन के बाद हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये फाइन जो है ये लगाया है।
और ग्राउंड वाटर की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है, स्पेसिफिकली गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा खराब है। और इलीगल मैनर में ग्राउंड वाटर अगर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये ना केवल हरियाणा को, गुरुग्राम को, बल्कि पूरे कंट्री को भी नुकसान पहुंचाएगा आगे चल के, क्योंकि ग्राउंड वाटर किसी एक पर्टिकुलर लैंड या एरिया का रिसोर्स नहीं है, पूरे कंट्री पे इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव मैनर में आ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इसका जो हेड बेंच है वो दिल्ली में बैठता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्ट के तहत सेटअप की गई थी, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एनजीटी जो है इसका जो प्रिंसिपल है जिसके तहत ये काम करती है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो सिविल प्रोसीजर होता है ये उसको नहीं फॉलो करती है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घन जीव अमृत के बारे में। इसमें काउ डंग इंक्लूड होता है, फिर इंडिजिनस ब्रीड जो होती है उनका यूरिन है उसको इंक्लूड किया जाता है, पानी, जैगरी, सॉइल, ग्राम फ्लोर, इन सबको मिलाया जाता है। अब आपको बताना है कि जीव अमृत जो कि इन सबको मिलके बनता है एक्चुअल में ये किस चीज की टाइप है। तो आंसर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि इन सारी चीजों से तैयार किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया गया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घन जीव अमृत को यूज करने का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया गया। तो इसी इनिशिएटिव में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा घन जीव अमृत जो है उसका यूज फार्मर्स के द्वारा किया जा सके। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन, घन जीव अमृत का जो प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है वो हरियाणा में ही लोकेटेड है, इसलिए हमारे लिए ये घन जीव अमृत जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट कितने परसेंट सब्सिडी सोलर पंप्स पे दे रही है अंडर पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम क्या है यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में बाद में, पहले ध्यान रखेंगे सब्सिडी कितनी है। सब्सिडी है इसके तहत 75%। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर के द्वारा 75% सब्सिडी का प्रॉमिस जो है वो पीएम कुसुम स्कीम के तहत किया गया है। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, महाअभियान। तो यहाँ से नाम से ही क्लियर होता है कि ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि हम ऊर्जा को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। और इसको संरक्षित कब करेंगे, जब हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ डायग्राम में आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीएम कुसुम जो स्कीम है उसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज की इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है इसके तहत जो किसान की बंजर भूमि है, जैसे ये देखिए बंजर भूमि है, यहाँ पे फसल नहीं उग सकती, इसको भी आप इनकम का सोर्स बना सकते हैं। बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जिसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। सोलर प्लांट से जो भी बिजली उत्पन्न होगी उसको आप डिस्कॉम को, यानी कि जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी की, उसे बेच पाएंगे, वो उसे खरीदेगी। जो भूस्वामी है यानी कि इस लैंड का जो मालिक है फिर उसको प्रति वर्ष 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की आमदनी जो है वो अगले 25 साल तक होगी, क्योंकि एक बार सोलर पैनल लग गए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, रेगुलर आमदनी का साधन जो है वो बन जाएगा। सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे तक होनी चाहिए, तब आप ये लगा सकते हैं, तब सब्सिडी मिल पाएगी। और किसान सोलर प्लांट स्वयं या फिर डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर भी सोलर प्लांट जो है वो अपनी जमीन पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत फार्मर्स को इनकम भी मिल पाएगी और आप सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे कर पाएंगे। और सोलर एनर्जी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रेरियन स्टेट ऑफ हरियाणा में ग्राउंड वाटर का जो क्राइसिस है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। पीछे हमने क्वेश्चन देखा कि कैसे 2 साल से कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट ग्राउंड वाटर को इलीगल एक्सट्रैक्ट भी कर रहे थे, इससे जो एनुअल वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो गया है। आपको बताना है कि कितने परसेंट ऐसे कुएं हैं जिसमें एनुअल वाटर लेवल जो है वो बहुत इमेंस डिक्लाइन हुआ है, और 22 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट के, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कुओं में ये डिक्लाइन देखने को मिला है। आंसर है 58%, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि हाफ से ज्यादा परसेंटेज जो कुएं हैं, मतलब हाफ से ज्यादा परसेंटेज का डिक्लाइन जो है वो कुओं के पानी में देखने को मिला है। और ये एनुअल एनालिसिस जो है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी जो है, बोर्ड जो है, उसकी रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट, उसमें ये फाइंडिंग्स पाई गई हैं। तो इस रिपोर्ट के तहत
जो भी डाटा आया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 62% एरिया जो है सारे स्टेट का, उसको कवर किया गया, देखा गया कि उस एरियाज में किस तरीके से वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट हो रहा है। और ये भी पाया गया कि सबसे ज्यादा जो आइसोलेट पैच या फिर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन देखने को मिला है वो है कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, पानीपत और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का कितना है। और जितना भी करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा का, उसमें से 10.59 लाख पीपल जो हैं वो 18 से 58 साल की कैटेगरी में आते हैं और वो खुद को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 6.1%। 6.1% अनएम्प्लॉयड लोग हैं हरियाणा में, ठीक है, जिसमें कि एज ग्रुप है 18 से लेकर 58 ईयर्स तक का। परिवार पहचान पत्र के तहत डाटा कलेक्ट किया गया हरियाणा गवर्नमेंट में, जिसमें ये पाया गया कि इतने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए, परिवार पहचान पत्र के डाटा को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको जल्द ही रिड्यूस किया जाएगा और जल्द ही ज्यादा से ज्यादा वेंचर्स जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के वो हरियाणा के यंगस्टर्स के लिए खोले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया जा सकता है वो डेयरी सेक्टर के द्वारा और स्पोर्ट्स सेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए 7200 एकड़ का जो लैंड है वो चूज किया गया है। आपको बताना है ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है हिसार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिसार में बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाया जाएगा। तो हमने ऑलरेडी देखा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है वो हिसार में बन रहा है। एयर फैसिलिटीज को लेके हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो आने वाले अगले 5 साल में ये जो लैंड है, इतने एकड़ लैंड, इस पे ये इंटीग्रेशन एविएशन हब को डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत एयर स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा वहां पे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी। ड्रोन असेंबली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर वो बनाया जाएगा। और इससे होगा क्या, आसपास के हिसार के जो एरिया हैं जैसे करनाल हो गया, नरनौल हो गया, वहां पे रिसर्च और ट्रेनिंग जो है एयर सेक्टर से रिलेटेड वो और भी ज्यादा ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के द्वारा फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट साइन किया गया है टू इनहांस द बायलैटरल कोऑपरेशन विद वन कंट्री। वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ हम ये फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट को साइन करके अपने बायलैटरल रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है यूके के साथ ये फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने साइन किया। और जितने भी आइडियाज हैं यूके गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और बायलैटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने को लेके, उनको हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो यूके के द्वारा हरियाणा में आ सके उसकी भी कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल यूथ डे के बारे में है। आपको बताना है कि हर साल हम किस जनवरी को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हर साल 12 जनवरी को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल और सोशल लीडर माने जाते हैं। ये बोलते थे कि हर बच्चे में देश के फ्यूचर होता है और ये बिलीव करते थे कि हर एक बच्चा जो है वो एक मसल्स ऑफ आयरन या फिर नर्व्स ऑफ स्टील हमारे सोशल चेंज के लिए साबित हो सकता है, अगर उसे अच्छे से हम प्रैक्टिस में ला दें या फिर उसे अच्छे से हम मोल्ड कर दें। क्योंकि बच्चा एक क्ले की तरह होता है, आप उसे जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा और उस चीज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेगा। इन्होंने यूथ में काफी एटर्नल एनर्जी जो है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है उसको जगाने की कोशिश की, उसमें काफी हद तक ये कामयाब भी रहे। 50% इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे लगभग 25 की उम्र से नीचे है। सो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत स्ट्रांग है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जो थॉट थे यंगस्टर्स को लेके उन्हें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे यंग पीपल जो है वो एम्पावर हो पाएंगे और हमारे कंट्री को अच्छा ग्रोथ दे पाएंगे। और नेशनल यूथ डे के मौके पे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 52 नेशनल यूथ अवार्डी जो हैं उनको चुना गया और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से थे जिनको चुना गया और उनको अवार्ड जो है वो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेटेड मल्टीपल कॉम्प्लेक्स के बारे में है। आपको बताना है कि ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में जल्द ही बनाया जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर है, इसको अंबाला में जल्द ही डेवलप किया जाएगा। 4 साल से ये प्रोजेक्ट बेसिकली अटका पड़ा था और जल्द ही अंबाला में इसका इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का पर्पस ध्यान रखेंगे, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये 8 एकड़ के लैंड में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो चिल्ड्रन हैं उनको रहने के लिए प्रॉपर जो जगह है वो मिल सके। ऑब्जर्वेशन होम यहाँ बनाए जाएंगे, स्पेशल होम बनाए जाएंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी के तौर पे इस मल्टीपल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा। सो 8 एकड़ का जो लैंड है ये सादोपुर विलेज है अंबाला का, वहां पे इसको डेवलप किया जाएगा। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने 2018 में इस कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन दी थी और प्रोसेस स्टार्ट किया था और फाइनली अभी ये जाके कमेंस हो पाएगा। ठीक है, 8 एकड़ टोटल लैंड है, अप्रोक्सीमेशन में अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 7.72 एकड़ लैंड सादोपुर विलेज में। तो गांव का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और जो चिल्ड्रन होम इसमें बनाए जाएंगे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स में, उनकी कैपेसिटी रहेगी कि एक एक मतलब जो होम है उसमें 50 चिल्ड्रन रह सकते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स चिल्ड्रन के लिए रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पॉल्यूशन ड्राइव फरीदाबाद में जो चलाई जाएगी उसका कॉस्ट यानी कि लागत कितने करोड़ रुपए रहेगा। यहाँ फरीदाबाद का कंडीशन दे सकते हैं, हवा का कंडीशन देख सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन देख सकते हैं। सो इसी पॉल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी और इसकी टोटल लागत रहेगी 24 करोड़। 37 प्लेसेस हैं फरीदाबाद में जिनको कि हॉटस्पॉट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे ये ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी ताकि हम वहाँ का जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकें। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का वो वेरी पुअर से लेके हैजर्डस कंडीशन में ही है, यानी कि बहुत ही खराब और दूषित हवा हो चुकी है, जिसके लिए इसकी जरूरत थी ये कैंपेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 तक टोटल कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन जो हैं वो हरियाणा की स्टेट में प्रोवाइड किए जाएंगे नए नए टारगेट जो सेट किए गए हैं उनके तहत। आंसर है 50,000। तो ध्यान रखेंगे 50,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा और हरियाणा गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस किसका लेगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 15,000 कनेक्शन जो हैं वो 2021-22 में दिए गए, आने वाला टारगेट जो है वो 2022-23 का है और उसमें हम 50,000 नए सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पीएम कुसुम जो स्कीम है वो तो हेल्प कर ही रही है, उसके तहत जो सोलर एनर्जी है उसे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और फिर ये जो इनिशिएटिव है ट्यूबवेल का जिसको हम सोलर एनर्जी से ऑपरेट करेंगे ये भी सस्टेनेबल एनर्जी में और भी ज्यादा अपना जो योगदान है वो दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि करनाल का लार्जेस्ट पार्क जो कि NH44 के अलोंग सिचुएटेड है 40 एकड़ के एरिया में, वो कौन सा है। ये न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे अटल पार्क जो है वो करनाल का लार्जेस्ट पार्क है सिटी का, जो कि 40 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही ओपन एयर थिएटर जो है उसे खोला जाएगा और 2 महीने में ये प्रोजेक्ट ये बन रहा है, जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही ये प्रोजेक्ट फिर से न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। इस ये जो ओपन एयर थिएटर है इसको डिवेल्प किया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर और इसको डिवेल्प करने वाली एजेंसी है करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो अटल पार्क प्रोजेक्ट जो है वो ओपन एयर थिएटर होगा बेसिकली वहां पे और लागत रहेगी इसकी 19 लाख रुपए इस पे स्पेंड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि हरियाणा से पास होगा, इसके लिए हरियाणा में कितने नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसका आंसर है 10। तो इस फ्रीट कॉरिडोर को कंप्लीट करने के लिए हरियाणा में नए 10 जो रेलवे स्टेशन है उनको डेवलप किया जाएगा और सेंटर के द्वारा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको भी ग्रो किया जाएगा। दिल्ली से लेके हिसार तक का जो रूट है उसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इसी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अंडर, ताकि हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट का जो ट्रांजिशन है यानी कि जो जो लोग ट्रेवल करते हैं वो और भी ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में कर पाए। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में बनाया जा रहा है। फ्रीट का मतलब होता है सामान लेके जाना, ठीक है, लगेज वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इस डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर से हमारे जो फ्रीट के रेट हैं, जो महंगाई है जिसको में सामान को भेजने के लिए जो खर्चा लगता है वो कम हो पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीड प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके तहत कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसकी लागत टोटल कितने लाख रुपए आएगी ये आपको बता। तो सीड प्रोसेसिंग सेंटर की कॉस्ट रहेगी 38.25 लाख रुपीज। अब ये कहाँ खोला जा रहा है, आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा, आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, वहां पे आपका ये सीड प्रोसेसिंग सेंटर जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। इस सेंटर में लगभग 500 किलोग्राम जो वेजिटेबल सीड हैं उनको क्लीन किया जाएगा, उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी, मैकेनिकल सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इसकी प्रोसेसिंग करके इनको क्वालिटी सीड में डेवलप कर पाएगा। और ये रहेगा कि क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो सारे फार्मर्स को पूरे कंट्री में एक अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे मुहैया हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी डेट है दिसंबर की जिसको कि हम साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की यादगार में शहादत दिवस के रूप में मनाएंगे, और इस दिन का नाम है रखा जाएगा वीर बाल दिवस। और ये जो अनाउंसमेंट है ये इसी बार किया गया है। आंसर है 26 दिसंबर। तो हर साल अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी जो थे ये गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे, जिनको कि दीवार में चिना दिया गया था जिंदा। तो इस वजह से अब से वीर बाल दिवस जो है वो इनकी ब्रेवरी को सल्यूट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि हर बार मनाया जाएगा। तो ब्रेवरी और डेडिकेशन का ये एक एग्जाम्पल साबित होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, 26 दिसंबर जो कि हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन सर छोटू राम जिनको कि फार्मर्स का मसीहा बोला जाता है उनकी डेथ एनिवर्सरी भी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में रिसर्च और डेवलपमेंट ई मोबिलिटी में करने के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जाएंगे। तो ई मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कितने रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। आंसर है 5। 5 सेंटर जो हैं वो ई मोबिलिटी की ग्रोथ के लिए खोले जाएंगे। और सेंटर बेसिकली जो है वो 20 ITIs में खोले जाएंगे, और इसका अनाउंसमेंट अब हो चुका है। इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ है वो स्टेट में ज्यादा हो पाएगा। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है हरियाणा की उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। ये ई मोबिलिटी जैसे ड्राफ्ट फाइनलाइज होगा, ई मोबिलिटी का इंक्रीमेंट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो डेवलपमेंट है इसको सेटअप करने की जो जगह है उनको जल्द ही डिसाइड कर लिया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि ये जो 5 सेंटर खोले जाएंगे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हर एक सेंटर को 5 करोड़ रुपए एज ए असिस्टेंस दिए जाएंगे, और जो 20 ITI में खोले जाएंगे उनको 25 लाख का असिस्टेंस हर एक को दिया जाएगा। इसके तहत होगा क्या, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ई व्हीकल खरीदना चाहते हैं उनको फिर कुछ कंसेशन दिया जाएगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, और ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हो गए उनको भी कुछ कंसेशन और कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ई मोबिलिटी में उसे इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि कंट्री में लीडर बन के सामने आई है इन टर्म्स ऑफ सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन, यानी कि वहां पे सोलर वाटर पंप का इंस्टॉलेशन काफी बड़े पैमाने पे हुआ है माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। और किस स्कीम के तहत सोलर वाटर पंप लगाए गए हैं, PM कुसुम स्कीम के तहत। मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ स्कीम के बारे में। तो आंसर इसका है हरियाणा। सो PM कुसुम के तहत हमने देखा कि ट्यूबवेल के लिए इंसेंटिव भी सरकार दे रही है, सरकार ने बोला 75% सब्सिडी दी जाएगी। सो इन पंप के प्रमोशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रही है, और हरियाणा गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं दूसरे स्टेट्स के लिए कंट्री में एक एग्जाम्पल बन सकती है। और सोलर एनर्जी का जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो कैसे किया जा सकता है, यूज कैसे किया जा सकता है इसे एग्रीकल्चर के लिए, ये एक उभरता हुआ इसमें एग्जाम्पल सेट कर रही है हरियाणा की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसी है यानी कि कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंसर है 600 करोड़ रुपए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 291 किलोमीटर का जो एरिया है NH44 का, उसमें जो भी लूप होल्स हैं, कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसीज हैं, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा 600 करोड़ रुपए लगा के। और ये आपका जो 291 किलोमीटर का NH44 है ये पानीपत को जलंधर से कनेक्ट करता है, ठीक है।
और इसके अलावा नेशनल हाईवे 1 जो नहाई के द्वारा ये भी बोला गया कि 6 लेन जो हाईवे है ये 291 किलोमीटर का, ये 2008 से बना हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसी अब आ चुकी हैं, तो इस वजह से जो भी लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा ताकि हाईवे पे जो रोड एक्सीडेंट है उनको हम प्रिवेंट कर सकें। और 300 करोड़ रुपए जो हैं वो पहले इसके लिए दिए गए थे, लेकिन अब इसकी लागत बढ़ के हो गई है 600 करोड़, जिसमें कि रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक